हेलो एवरीवन। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ रहे थे, नॉर्मेलिटी तक हमने पढ़ लिए थे। मींस स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हमने स्टडी कर ली थी, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, उसके बाद मोलैलिटी और उसके बाद मोलैरिटी और उसके बाद नॉर्मेलिटी। मींस 7 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट 8th आप पॉइंट डाल लीजिएगा। 8th कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पर है और इसका नाम है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, इसे हम जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जाई ऐसा लगेगा आपको एक्स की तरह है, इसी वजह से बुक्स में या आपके टीचर्स इसे एक्स बना सकते हैं। तो ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन है, इससे कोई मतलब नहीं किससे रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन इसे जाई बुलाते हैं, जाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन का मतलब होता है एक में से कितना हिस्सा। जैसे परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना, वैसे ही फ्रैक्शन का मतलब होता है 1 में से कितना। अगर मान लो हम कहते हैं 40% है, 40%, तो फ्रैक्शन कितना होगा? 40 डिवाइड बाय 100, दैट इज 0.4। तो फ्रैक्शन कितना है? 0.4। 40% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 0.4। जैसे मान लीजिएगा हमारी क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, उसमें से 30 गर्ल्स हैं और 70 बॉयज हैं, और हमें फ्रैक्शन निकालना है। इस बार परसेंटेज नहीं, फ्रैक्शन निकालना है। मान लीजिए बॉयज का फ्रैक्शन निकालना है, तो जिनका फ्रैक्शन निकालना है उनकी संख्या ऊपर, बॉयज की संख्या ऊपर, नीचे टोटल स्टूडेंट की संख्या इंटू 1। परसेंटेज होती तो इंटू 100 करते, फ्रैक्शन है तो इंटू 1। तो 70/100 इंटू 1, 70/100 0.7, दैट इज 0.7। तो 1 में से टोटल 1 मान लिया, 1 में से कितने बॉयज हैं, 1 में से कितनी गर्ल्स हैं, ऐसे। परसेंटेज होती तो टोटल 100 मान लिया, 100 में से कौन कितना है। तो ये फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन में आपके लिए एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। उन्हीं दोनों के फ्रैक्शन की हम बात करेंगे। मान लिए आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। जाई मतलब मोल फ्रैक्शन, बी मतलब सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मैं पूरा लिख देता हूं। मतलब कंपोनेंट बी, आप ऐसे बुला सकते हैं। तो इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सॉल्यूट के मोल्स ऊपर, मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूट के हैं चूंकि तो NB, और नीचे टोटल मोल्स Na प्लस NB, या टोटल मोल्स भी आप लिख सकते हैं, इनटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा, तो लिखने की नीड नहीं है। यहां NB का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और फॉर्मूला है वेट अपॉन मोलर मास। NB मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। डिवाइड करोगे, NB की वैल्यू निकलेगी, यहां पुट कर दोगे। अब बात Na की है। Na को क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये कैसे निकलेगा? वेट अपॉन मोलर मास। वेट किसका? सॉल्वेंट का, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो डिवाइड करके Na निकाल के यहां पुट करोगे, दोनों को जोड़ोगे, डिवाइड करोगे, तो जाइबी निकलेगा। जाइबी मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक और है, जैसे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का है, वैसे ही सॉल्वेंट का भी है, जाइए। ये जाइबी था, ये जाई ए है। फॉर्मूला जाइए निकाल रहे हैं, तो मोल्स ऑफ ए ऊपर, मतलब यहां बी था, बी का निकाला, तो ए का निकाल रहे हैं, तो ए के मोल्स ऊपर, नीचे टोटल मोल्स, नीचे वही है, नीचे नहीं बदलेगा, नीचे टोटल मोल्स। तो अगर आपको सॉल्वेंट के मोल्स निकालने हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करें, सॉल्यूट के निकालने हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करें। दोनों में NB Na ही है। NB का मतलब वेट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, Na का मतलब
वेट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये नोट कर लीजिएगा। थोड़ा और जानते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। मैं इसे हटा देता हूं। दो फॉर्मूले आपने देखे, साई बी एनबी Na प्लस एनबी। दूसरा क्या था, जाई Na अपॉन Na प्लस एनबी। दो ही थे। अगर एक सॉल्यूशन में एक दो ही कंपोनेंट सॉल्यूशन है, जैसे कि हमें गिवन भी होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन है, वही हम पढ़ भी रहे हैं, पूरी 12 तक वही चलेंगे। मींस टू कंपोनेंट सिस्टम, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, दो ही हैं, तो दो ही मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो। और इन दोनों का जो टोटल होता है, चूंकि 1 का पार्ट है, तो दोनों का टोटल 1। भाई परसेंटेज होती तो दोनों की टोटल 100 के बराबर होता, तो यह दोनों का टोटल 1 के बराबर होता है। अगर आप जाई भी निकाल लेते हैं तो जाई निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले को फॉलो ना करें, 1 से इसे माइनस कर दें, जाई निकल आएगा, क्योंकि दोनों का टोटल 1 है। लेकिन यहां एक और प्रॉब्लम है। हमने कहा बाइनरी सॉल्यूशन है, तो हमने ऐसा क्यों बोला? मान लीजिएगा आपके सिलेबस से थोड़ा अलग क्वेश्चन आता है, वो कहता है 3 कंपोनेंट सिस्टम है, मतलब सॉल्वेंट भी है, एक सॉल्यूट है, अदर एक सॉल्यूट है, मतलब 3 कंपोनेंट सिस्टम है। तो उसमें जाई ए सॉल्वेंट का निकल आएगा, जाई बी एक सॉल्यूट का निकलेगा, एक और सॉल्यूट है उसे सी से रिप्रेजेंट कर लें तो जाई सी भी निकलेगा। तो फिर 2 कंपोनेंट का टोटल 1 नहीं है, 3 कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का टोटल 1 है। फिर एक मोल्स और आ जाएंगे Na प्लस Nb प्लस Nc। तो अगर 3 कंपोनेंट का सिस्टम है, देखो B निकाला, Nb ऊपर नीचे, टोटल मोल्स, मैंने क्या बोला नीचे टोटल, 2 कंपोनेंट है तो Na प्लस Nb हो गया, 3 कंपोनेंट होते तो एक के मोल्स प्लस दूसरे के मोल्स प्लस तीसरे के मोल्स। यहां भी ऐसे ही होगा। तो फिर जाई ए जाई बी के साथ जाई सी, मतलब तीसरे कंपोनेंट का भी मोल फ्रैक्शन निकलेगा, और फिर टोटल जाई ए प्लस जाई बी प्लस जाई सी इक्वल टू 1 होगा, अगर 3 कंपोनेंट सिस्टम है तो। लेकिन ये रेयर ही हो सकता है, जनरली तो यही होगा, क्योंकि सिलेबस में मार्क्ड है कि बाइनरी सॉल्यूशंस है। लेकिन मोल फ्रैक्शन जो है वो गैसेस पर भी अप्लाई होगा। तो गैसेस के लिए तब स्टेट्स ऑफ मैटर आएगी, तो वहां 1 से 2 से ज्यादा गैसेस भी होती हैं। तो याद रखिएगा, नीचे टोटल मोल्स बोला है मैंने, केवल 2 नहीं, जितने उसके अंदर है टोटल मोल्स। नोट कर लीजिएगा फॉर्मूला, इसे भी नोट कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल अभी हम करेंगे, उससे पहले हम सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को खत्म कर लेते हैं। अभी एक और बचता है, नेक्स्ट है पीपीएम, इसे हटा रहे हैं। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब 10 की पावर 6। तो पीपीएम की फुल फॉर्म पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ये लास्ट भी है 9th। पीपीएम हम वहां यूज करते हैं जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम, नेग्लिजिबल होता है। मतलब हम कितना बताएं, ये टंकी होती है, नगर निगम का वाटर टैंक बहुत बड़ा सा होता है, इतना पानी है और उसमें ऐसे नमक पकड़ो हाथ से और ये डाल दिया, जो कि 1 ग्राम भी बड़ी मुश्किल से होगा। तो इतने ज्यादा वाटर में आपने 1 ग्राम मान लीजिए NaCl डाल दिया, और हमसे कहा जाए उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालिए, मैं उसकी परसेंटेज निकालूंगा, ऐसे आएगी 0 0 0, मैं बंद कर दूंगा, अरे 0 है सर, है ही नहीं। मोलैरिटी 0 0 ऐसे ही आएगी, बहुत कम, अपीयरेंस दिखाई ही नहीं देगी। तो जब बहुत कम अमाउंट होता है सॉल्यूट का,
और हमें कॉन्सेंट्रेशन मेजर करनी होती है, बाकी जो अभी तक टर्म्स पढ़े उसमें वो विजिबल होती ही नहीं, या विजिबल होगी तो कैसी होगी, 0.000 के बाद 1। अब 4 जीरो तक कौन निकालेगा, 2 जीरो आई तो हम कह देंगे 0, 3 हो गए सर, 0 ही है, कोई नहीं, कोई सॉल्यूट ही नहीं है, नेग्लिजिबल है, हटाओ उसे, तो उसकी विजिबिलिटी बहुत कम होती है वहां पर। तो ऐसे टर्म्स को, ऐसे कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया टर्म ढूंढा गया जिसे पीपीएम बुलाते हैं। मैं आपको बताता हूं इसका यूज, आपके घर पर भी हुआ है। आपके घर आरओ लगाने वाला कभी आया हो, आरओ वाटर प्योरीफायर आप बोलते हैं उसे, तो जब वो लगाने आता है, मशीन फिट करने आता है, वो आपसे पानी मांगेगा, भाई पानी दो, आप उसे पानी दोगे, वो एक जेब से मीटर सा निकालेगा, उस पानी में डिप करेगा, फिर कहेगा 300 है, 400 है, वो कह रहा है हार्डनेस आपके वाटर में 300 है या 400, जो भी वो बोल रहा है। उससे कभी पूछो क्या है ये, इसकी यूनिट क्या है, तो वो नहीं बताता है। यूनिट होती है पीपीएम, जो आपको 300 दिखाई दे रही है, परसेंटेज में 0.3 के बराबर है, 0.3 हार्डनेस है, मतलब 100 ग्राम वाटर में 0.3 ग्राम सॉल्ट है। 0.3 ग्राम 1 ग्राम से भी बहुत कम, समझ रहे हैं आप, 99.7 ग्राम तो वाटर ही है, अगर वो 300 बोल रहा है तो। हम परसेंटेज और पीपीएम में कोरिलेट करके दिखाएंगे आपको, तो आप समझ लीजिएगा। तो वो 300 पीपीएम बता रहा है, 250 300 पीपीएम तक हार्डनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 400 है तो ज्यादा है, थोड़ा कम करवा लीजिए, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं। तो ये पीपीएम का रिजल्ट है। जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर आता है, बिस्लरी की बोतल आती है कोई, उनमें कई बार लिखा होता है विद मिनरल्स, उसके अंदर मिनरल्स हैं, ध्यान से पढ़िएगा, उसमें होते हैं सोडियम आयन 1 ppm, माइनर है, मैग्नीशियम आयन 1 ppm, जिंक आयन ऐसे लिखा होता है, पीपीएम में होते हैं, मतलब बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, पीपीएम को पहले समझ ही लेते हैं। मान लीजिएगा एक बॉटल पर लिखा है 10 ppm NaOH aqueous solution बाय मास। तो इसका मीनिंग क्या होगा, मीनिंग समझिएगा। इस सेंटेंस का मीनिंग बाय मास नहीं होगा, 10 मास है तो 10 ग्राम NaOH dissolved in 10 की पावर 6 ppm है, 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन, 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ लगा लीजिएगा। टेन की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब समझिएगा, यहां से आपको वेट ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा। ध्यान दें, ये काम हमने परसेंटेज में भी किया था, मास परसेंट याद हो, ये वही है, उसी तरह का है। मास परसेंट को अगर मैं इस लैंग्वेज में बोलूं तो उसे बोलते हैं PPH, पार्ट्स पर 100, और वो 100 में से था, ये 10 की पावर 6 1 मिलियन में से है, तो इसे बोलते हैं ppm। तो इस इनवर्स में मास परसेंटेज को बोलेंगे PPH, बस अब सिमिलर लगेगा आपको। वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसे हम WB से रिप्रेजेंट करते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट WA से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है इन सेंटेंस से पता चलेगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं भैया। एक्वस सॉल्यूशन है NaOH का, तो NaOH वाटर, एक्वस तो सॉल्वेंट है, NaOH सॉल्यूट है। कितने ग्राम है NaOH? 10 ग्राम। 10 ग्राम है, इट मींस वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम। एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये WT लिखा भी है, कंफ्यूजन ना हो किसी को। वेट ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 10 की पावर 6 ग्राम।
सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो तब निकलता है ना, तब सॉल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस करें, माइनस करते हैं 10 की पावर 6 माइनस 10, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट कितना आएगा भाई? किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है ना 10 की पावर 5 आएगा? 5 नहीं आएगा भैया, वो डिवाइड करने से आता है, माइनस से नहीं। माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9999, लास्ट में ऐसे 0 आएगा। तो अप्रॉक्स इक्वल टू 10 की पावर 6 ग्राम, अप्रॉक्स इक्वल टू का मार्क मैंने लगाया ये वाला, मतलब 1 मिलियन के सामने 10 नेग्लिजिबल वैल्यू है, इसलिए आंसर 10 की पावर 6 ही लिखा जाता है। यानी कि पीपीएम के केस में सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का मास इक्वल ही लिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉल्यूट नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, तभी पीपीएम का हम यूज करते हैं। ठीक है जी, तो ये नोट कर लीजिएगा, हमेशा ही ऐसे करना होगा आपको। मीनिंग हमने बता दिया है, हम इसे रफ कर रहे हैं और फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, फिर एक क्वेश्चन पर बात करेंगे। हटा देते हैं इसको। फॉर्मूले पर आते हैं। पीपीएम ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। पीपीएच होता, आई मीन मास परसेंट होता तो यहां 100 होता। अब चूंकि ये पीपीएम है तो मिलियन, 1 मिलियन 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये है पीपीएम निकालने का तरीका। एक क्वेश्चन को देखते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन जो दोनों को कोरिलेट करेगा, पीपीएम और पीपीएच। पीपीएच मतलब मास परसेंट को कोरिलेट करें। नोट कर लीजिएगा, बॉक्स में बंद भी कर दीजिएगा, हटा रहे हैं हम इसको। देखिएगा, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ 5 ppm NaOH aqueous solution by mass। क्वेश्चन आपके सामने है, इसे फर्स्ट डाल लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ 5 ppm NaOH aqueous solution by mass। एक सॉल्यूशन है जो 5 ppm है, उसका निकालना क्या है? आपको मास परसेंटेज फाइंड करना है। इसका मीनिंग लिख लीजिएगा, 5 ppm का मतलब क्या हो? 5 ग्राम, सॉल्यूट का नाम यहां लिखा है NaOH इन 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन। इससे आपको मिला वेट ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्यूशन 10 की पावर 6 ग्राम। सॉल्वेंट की जरूरत नहीं होती मास परसेंट कैलकुलेट करने के लिए। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आंसर क्या आया जी? 6 ऊपर लीजिए, -6 हो जाएगा, ये 102 है। 10 की पावर 2 तो बचेगा -4। 5 इंटू 10 की पावर -4, मैं एक्यूरेट लिखता हूं पॉइंट लगा के। जिसे आप 5 ppm लिख रहे थे वो परसेंटेज में है 0.0005%।
यहां 5 नजर आता है, यहां 2 जीरो के बाद आपका सर जीरो है अप्रोक्स जीरो है। तो परसेंटेज में देख लीजिए कितना कम आंसर है, और पीपीएम में विजिबल है 5 है, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं। अब मैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लिखूंगा, चेक कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक से ही है, अ सैंपल ऑफ वाटर कंटेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म, मतलब वाटर में क्लोरोफॉर्म मिला हुआ है। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm बाय मास। क्लोरोफॉर्म जो है वो 15 ppm है वाटर के अंदर। एक्सप्रेस दिस इन मास परसेंट, आपको ppm को मास परसेंट में एक्सप्रेस करना है। इसी का सेकंड पार्ट है कैलकुलेट मोलैलिटी, इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी भी आपको फाइंड करनी है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, फॉर्मूला गिवन है ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ ग्लाइकॉल, ये यही है, ग्लाइकॉल का ही फॉर्मूला है। इथाइलिन ग्लाइकॉल पूरा नाम है, बाय मास। एक्वस ये सॉल्यूशन है, यहां लिखा है, मतलब दूसरा कंपोनेंट वाटर है। ग्लाइकॉल 20% है, बाकी वाटर है। आपको यहां मोल फ्रैक्शन केवल ग्लाइकॉल का निकालना है, वाटर का नहीं निकालना है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a sample of water contaminated with chloroform. The level of contamination was 15 ppm. 15 ppm क्लोरोफॉर्म आपके पास अवेलेबल है, गिवन है। इसे हम, इसका मीनिंग हम लिखेंगे। इसका मीनिंग क्या कहता है? इसका मीनिंग कहता है 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म in 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन, ये इसका मीनिंग है। यहां से कुछ चीजों के बारे में आपको पता चल जाता है, जैसे वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसे हम WB से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 15 ग्राम। WA और वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन तो डायरेक्ट लिखा ही हुआ है 10 की पावर 6 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट भी हम यहां पता करेंगे, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस करेंगे, अप्रॉक्स आंसर 10 की पावर 6 ही रहेगा। हमने कहा था 1 मिलियन के सामने ये नेग्लिजिबल वैल्यू है सॉल्यूट की, तभी हम ppm में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। WB 15 मींस वेट ऑफ सॉल्यूट 15 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट 10 की पावर 6 और वेट ऑफ सॉल्यूशन भी 10 की पावर 6। पहले पार्ट पर आते हैं, ये तो गिवन वैल्यूज की बात हुई। एक्सप्रेस दिस इन मास परसेंट, मास परसेंट हम निकालते हैं। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट मतलब क्लोरोफॉर्म इक्वल टू वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 100 क्यों? क्योंकि हम मास परसेंट फाइंड कर रहे हैं, इसलिए 100 वैल्यू पुट करते हैं। वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म मतलब सॉल्यूट 15 ग्राम है। वेट ऑफ सॉल्यूशन ये 10 की पावर 6 ग्राम है इनटू 100। 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा, 10 की पावर -6 हो जाएगा, ये 10 की पावर 2 है, तो बचेगा 15 इंटू 10 की पावर -4%। ऐसे आप छोड़ सकते हैं यहां पर, या 1.5 इंटू 10 की पावर -3% यहां भी छोड़ सकते हैं। ठीक है जी, तो पहले का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट यहां कंप्लीट होता है। अब फर्स्ट के बी पार्ट पर हम आते हैं, कैलकुलेट मोलैलिटी। इसे हम यहां से रफ कर देते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। हम ए पार्ट से नीचे रफ कर देते हैं। अब हम सेकंड पार्ट इसका करेंगे, एंड सेकंड कैलकुलेट मोलैलिटी। स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन मार्क मतलब निकालने। फॉर्मूला मोलैलिटी इक्वल टू
weight of solute into 1000, molar mass of solute into weight of solvent in gram. वैल्यू पुट करते हैं, WB weight of solute that is 15 into 1000, फॉर्मूले में है मोलर मास B मतलब सॉल्यूट क्लोरोफॉर्म का मोलर मास हम यहां निकालते हैं। CHCl3 कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 1 है, Cl 35.5 है। तो 35.5 क्या 3 टाइम्स 35.5 into 3 106.5, तो ये हो गया। इसमें 13 और ऐड कर दीजिएगा, 119.5 मोलर मास है क्लोरोफॉर्म का 119.5। एक बार अपने आप चेक कीजिएगा, हम डायरेक्ट रख देते हैं 119.5। यहां गिवन वैल्यूज में प्लेस कर लीजिएगा। MB इक्वल टू 119.5 ग्राम पर मोल। WA वेट ऑफ सॉल्वेंट WA ये रहा 10 की पावर 6। ये 10 की पावर 6 को ऊपर ले जाइए, ये हो जाएगा -6, ये +3, ये -6 बचेगा। 15 को मैं 1195 से डिवाइड कर लेता हूं, मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगा, आप लोग अपने आप करें डिवाइड। 15 डिवाइड बाय 119.5, यह 0.125, 0.125 इंटू 10 की पावर 1000 + 3 है, 10 की पावर -6 तो -3 बचेगा मोलैरिटी। साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, पॉइंट को एक डिजिट के बाद लगाते हैं इधर 1.25 इंटू, फिर तो इधर गया पॉइंट तो -4 हो जाएगी, पावर बढ़ जाएगी। ये है आपकी मोलैरिटी 1.25 इंटू 10 की पावर -4। पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पीपीएम को किस तरह से आप करेंगे ये आपके सामने है। अब मैं इसे हटाता हूं, मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। आपको इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकालना है। इन एक्वा सॉल्यूशन है तो वाटर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है। तो जाइबी क्वेश्चन मार्क गिवन क्या है, 20% सॉल्यूशन गिवन है बस। इसका मतलब है 20% सॉल्यूशन का मतलब ग्लाइकोल का ये सॉल्यूशन है C2H6O2 का, बाय मास के हिसाब से ये है, तो इसका मतलब होगा 20 ग्राम ग्लाइकोल इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। हमने 20% का मीनिंग लिख लिया, जिससे हमें WB वेट ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा 20 ग्राम है, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी मिल जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 है, उसकी जरूरत हमें पड़ेगी नहीं, सॉल्वेंट 100 में से 20 माइनस करके सॉल्वेंट निकाल लिया है। मोल फ्रैक्शन के लिए जरूरी है मोलर मास, तो मोलर मास की बात करते हैं। ए जो कि सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट एक्वस वाटर है, वाटर का मोलर मास Ma से डिनोट करेंगे, 18 होता है। H2O, H का 2, ऑक्सीजन 16 तो 18 हो गया, 2 H है। ग्लाइकोल का भाई हमें निकालना होगा C2H6O2, ये है फॉर्मूला। कार्बन का 12, 2 कार्बन का 24 + 6 + 32, तो ये हो गया 62। तो हम लिख देते हैं यहां पर 62 ग्राम पर मोल। अब हम हटा देते हैं, तो ग्लाइकोल जो कि सॉल्यूट है उसका 62 मोलर मास, वाटर जो कि सॉल्वेंट है उसका 18। देखिएगा फॉर्मूला
जाइबी हमें निकालना है। जाइबी का फॉर्मूला आपको याद होगा, एनबी प्लस एनए, मतलब नीचे टोटल। एनए पहले लिखूं या बाद में उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों का टोटल है। 2 प्लस 3 कीजिए, 3 प्लस 2 कीजिएगा, आंसर इक्वल आएगा। तो एनए प्लस एनबी मतलब एनबी प्लस एनए आप लिख सकते हैं, या वैसे ये लिख लीजिए। एनबी कैसे निकलेगा? वेट अपॉन मोलर मास। हम यहां निकाल लेते हैं एनबी, वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना है? 20, मोलर मास कितना है? 62। एनए वेट अपॉन मोलर मास, वेट कितना है? 80, मोलर मास कितना है? 18। तो हम डिवाइड करके एनबी और एनए की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे। निकालने के बाद पहला है 20/62, यह आया 0.32, 2 डिजिट ही ले लेते हैं, 0.32। दूसरा 4.44 के करीब होगा, फिर भी देख लेते हैं, 80 डिवाइडेड बाय 18, 4.44। जाइबी निकालना है, एनबी ये है 0.32 डिवाइड एनबी 0.32 प्लस एनए 4.44, क्या आया? 0.32। दोनों को जोड़ लेते हैं, 4 और 2 6, 4 और 3 6, 4.76। बस एक डिवाइड हम करेंगे और जाइबी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। 0.32 डिवाइडेड बाय 4.76, 4.76 यह है 0.067। आंसर क्या है? यहां लिख रहे हैं हम 0.067, दैट इज इक्वल टू जाइबी। ये वैल्यू है जाइबी की, जाइबी ही हमें निकालना था। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अगर जाइए वो पूछेगा तो इसे 1 से माइनस कर देंगे, 1 से 1 माइनस 0.067, ये 0.933 आ जाएगा, लेकिन उसमें पूछा नहीं गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकॉल लिखा हुआ है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो हमने डायरेक्ट उसी का निकाला है। जाइबी मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, जैसे परसेंटेज में परसेंटेज लिखते हैं, फ्रैक्शन में तो वो भी नहीं लिखेंगे, ये फ्रैक्शन है। चलिए 2 क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन के बाद एक रिलेशन की रिक्वायरमेंट है, ये हेडिंग डाल लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। रिलेशन एक ड्राइव करना है आपको मोलैलिटी स्मॉल एम और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब जाइबी के बीच। तो रिलेशन आप मोटे तौर पर ये बोल सकते हैं कि सर स्मॉल एम और इसे रिप्रेजेंट करते हैं जाइबी, तो जाइबी और स्मॉल एम के बीच हम रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। इसे हेडिंग बना लीजिएगा, ये मेन हेडिंग है एक तरह से आपकी। ये रिलेशन भी ड्राइव हो जाएगा तो पढ़ना हम डायरेक्ट फॉर्मूले हम यूज कर पाएंगे। चलिए मीनिंग पर आते हैं। मोलैलिटी की डेफिनेशन निकाल लीजिएगा, पन्ने पलटिए कुछ पीछे, और जहां मोलैलिटी पढ़ाया है उसके डेफिनेशन पर आ जाइए। और मान लो, इससे मतलब नहीं है अभी समझना लिखना मत, मान लो 3 मोलैलिटी गिवन है, तो इसका मीनिंग क्या है? 3 मोलैलिटी है, मान लो NaOH सॉल्यूशन की है, 3m NaOH सॉल्यूशन लिखा है बॉटल पर, तो इसका मीनिंग लिखिएगा, जो डेफिनेशन है उसके अनुसार इसका मीनिंग बनेगा 3 मोल्स ऑफ NaOH मींस सॉल्यूट। सॉल्यूट कोई सा भी हो, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, सॉल्यूट का नाम लिखना जरूरी नहीं है। 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, मैंने डिसॉल्व नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इन 1 kg सॉल्वेंट। ये है डेफिनेशन। मैं कहता हूं नहीं 3 मोल नहीं है, सॉरी 3 मोलैलिटी नहीं है, 5 मोलैलिटी है, तो क्या चेंज करोगे? 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जितनी मोलैलिटी है उतने ही मोल्स होते हैं सॉल्यूट के अगर सॉल्वेंट 1 kg हो। ये वैसे ही है,
मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था? मोल्स अपॉन WA इन kg। मैं यहां कह रहा हूं WA मान लीजिएगा 1 kg है, डेफिनेशन के हिसाब से मैं यहां 1 लिख दूंगा। 1 लिख दूंगा तो मोलैलिटी किसके बराबर है जी? मोल्स के। मोल्स ही मोलैलिटी है, मोल्स ही मोलैलिटी है इफ WA इक्वल टू 1 kg। यही तो डेफिनेशन है। 5 मोलैलिटी है, 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला ही तो डेफिनेशन है, या फॉर्मूले से ही, ये डेफिनेशन से ही फॉर्मूला आया है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हमने WA फिक्स कर दिया 1 kg बाय द डेफिनेशन। तो जितनी मोलैलिटी है उतने ही मोल्स हैं, मतलब NB मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होते हैं? मोलैलिटी के। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, मान लीजिए M मोलैलिटी है। M मोलैलिटी तो क्या है? M मोल्स। M मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। M क्या है? M मोलैलिटी। ठीक, तो X लिख लो चाहे तो, X मोल्स आ जाएंगे, X मोलैलिटी है। तो NB की वैल्यू क्या है? X मोलैलिटी, मतलब जो मोलैलिटी है वही उसकी वैल्यू है। और जी WA भी तो पता चल गया इससे, वो कितना है? 1 kg। WA मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वजन कितना है? 1 kg। 1 kg में कितने हैं जी? 1000 ग्राम होते हैं। हाँ जी, बस किसी भी मोलैलिटी से इतना ही पता चलता है। हमें रिलेशन ड्राइव करना था Xyb के साथ। Xyb हम लिख लेते हैं। Xyb का जो फॉर्मूला है वो है NB प्लस Na। यहां से क्या क्या पता चला देखिएगा, हम वैल्यू पुट कर रहे हैं इसके अंदर, इस फॉर्मूले में। Xyb इक्वल टू NB किसके बराबर है? मोलैलिटी, जो भी मोलैलिटी गिवन है। तो मोलैलिटी NB की जगह यहां भी मोलैलिटी प्लस मोल्स कैसे निकलते हैं? मोल्स निकलते हैं वेट। Na कैसे निकलेगा? Na दिस वन, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट है यहां से, ये रहा, कितना है? 1000। तो 1000 डिवाइड बाय Ma नहीं है, 1000 डिवाइड बाय Ma। ये रहा आपका रिलेशन। अगर सॉल्वेंट का आपको नाम पता चल जाता है तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यहां रखिएगा, 1000 को डिवाइड करिएगा, मोलैलिटी की वैल्यू यहां रखिएगा, आप Xyb निकाल सकते हैं। तो इसे नोट कर लीजिएगा, मुझे ये रफ करना होगा। यही रिलेशन है Xyb मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोलैलिटी स्मॉल m के बीच। मैं इसको हटा रहा हूं। देखिएगा, अगर सॉल्वेंट वाटर है, मींस एक्वा सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट वाटर है तो हमें मोलर मास पता है 18 है। तो Xyb इक्वल टू मोलैलिटी प्लस मैं क्या करूंगा? 1000 डिवाइड बाय Ma की वैल्यू मुझे पता है वाटर के लिए कितना होता है? Ma 18। भाई 18 ग्राम पर मोल, तो मैंने Ma की जगह 18 प्लेस कर दिया, डिवाइड करूंगा तो आएगा 55.5। तो रिलेशन क्या आया? Xyb इक्वल टू मोलैलिटी प्लस 55.5। तो ये रिलेशन है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बीच। ये फॉर्मूला केवल और केवल एक्वस सॉल्यूशंस के लिए वैलिड है, दिस वन, ये फॉर्मूला। और ये Ma जो भी सॉल्वेंट है सबके लिए वैलिड है। भाई 18 रख दिया तो ये आ गया। एक्वस के लिए मैंने अलग से इसलिए बताया, 90% सॉल्यूशन एक्वस ही होंगे तो ज्यादा यही यूज होगा। ठीक है जी, आगे का क्वेश्चन जो आपके लिए मैं दे रहा हूं, एक ही क्वेश्चन है, इसे करके रखिएगा, कई सारी चीजें इसमें निकालनी है। आपके होमवर्क का क्वेश्चन है ये, 3 चीजें इसमें, मतलब 3 क्वेश्चंस का एक कॉम्बिनेशन है। 3 चीजें आपको निकालनी है।
कैलकुलेट। फर्स्ट है मोलैलिटी, आई मीन स्मॉल एम, सेकंड है मोलैरिटी कैपिटल एम, एंड मोल फ्रैक्शन Xi-B। मोल फ्रैक्शन किसका है? ऑफ Ki, तो Xi-B, Xi-A नहीं। निकालना चाहो तो 1 से माइनस करके उसे भी निकाल सकते हो। इफ द डेंसिटी ऑफ 20%, देखो डेंसिटी वर्ड बोला है, डेंसिटी बाद में दी गई है। इफ द डेंसिटी ऑफ 20% बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Ki, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Ki इज 1.2 ग्राम पर ml, यानी कि मास परसेंट Ki एक्वस सॉल्यूशन की 20% है। मीनिंग लिखिएगा, डेंसिटी की जरूरत मोलरिटी के लिए होगी, डेंसिटी भी गिवन है। तीनों के आंसर्स यहां लिखे हैं। 1.5 स्मॉल एम, आई मीन मोलैलिटी। मोलैलिटी कितनी आएगी? 1.5 पहले का आंसर आएगा। बी का 1.45 कैपिटल एम है, मतलब ये मोलैरिटी आएगी। Xi-B इक्वल टू 0.026, Xi-B की वैल्यू भी इतनी आएगी। आंसर वेरीफाई कीजिएगा, ना ये तो पूछ लीजिएगा। K का एटॉमिक वेट होता है 39, I का एटॉमिक वेट होता है 127, ये भी लिख लीजिएगा। ऐड करके आएगा 166 आई थिंक, ये देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का ये कॉम्बिनेशन था। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपके यहां पर कंप्लीट होते हैं। हमने सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को स्टडी किया है। रिवाइज जरूर कर लेना आगे बढ़ने से पहले। अगला टॉपिक और मुश्किलों भरा होगा, आसान नहीं होने वाला है, जिनमें इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो आज यहीं तक है आपका टॉपिक।